क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। ये क्या किया आपने? जी ये मैंने नहीं किया जी, भाई ने किया। कौन से भाई ने किया? ये पड़ा है। क्या किया इसने? इसमें जी ये लाश वगैरह को ले आया है जी, निकाल कर। दो भाई 1 साल पहले भी गिरफ्तार हुए थे। उस वक्त भी उन्होंने इंसानों का गोश्त खाया। रात का सन्नाटा था। कब्रिस्तान पर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। कब्रिस्तान का चौकीदार मामूल के मुताबिक गश्त कर रहा था कि अचानक उसकी नजर एक नई कब्र के पास लगे नीम के दरख्त पर पड़ी। उसने टॉर्च की रोशनी दरख्त की टहनी पर डाली। वहां कोई बैठा हुआ था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे अंधेरे में जानवरों की आंख में चमक होती है। चौकीदार के कदम रुक गए, दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो हिम्मत करके चंद कदम आगे बढ़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दरख्त खाली था। चौकीदार के जिस्म में सनसनी दौड़ गई और वो खौफजदा होकर पीछे हट गया। अगली सुबह उसी कब्र पर कुछ लोग आए। उनकी नजर कब्र के पास पड़े एक कफन पर पड़ी। फिजा में बेचैनी फैल गई। कब्र में दफन की गई लड़की का भाई जब कब्र पर हाथ रखता है तो अचानक उसका पूरा हाथ मिट्टी में धंस जाता है। वो चीख उठता है। लोग रोने लगते हैं। गांव वाले फौरन कब्र को खोदना शुरू कर देते हैं और जब कब्र खुलती है तो उनके सामने जिंदगी का सबसे भयानक और खौफनाक मंजर आ जाता है। ऐसा मंजर जिसने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। चंद ही घंटों में पूरे गांव में खौफ का माहौल हो जाता है। लोग एक दूसरे से नजरें चुराने लगे। फिर अचानक मुश्तइल हजूम एक घर में दाखिल होता है और वहां उन्हें एक पतीले में कटा हुआ इंसानी सर मिलता है। इस कब्र के साथ आखिर क्या हुआ था? अप्रैल 2011 दरिया खान के इसी गांव में 24 साला सारा परवीन गले के कैंसर की वजह से इंतकाल कर गई। जनाजे की तमाम रसूमात अदा की गईं। सारा की फैमिली रोती रही और सारा परवीन को दरिया खान के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। सारा का एक बड़ा भाई एजाज हुसैन, वो अपनी बहन से बेहद मोहब्बत करता था। अगले दिन सुबह 10 बजे फातिहा और दुआ के लिए पूरा खानदान कब्रिस्तान पहुंचा। सब सोग में डूबे हुए थे। जैसे ही एजाज की नजर अपनी बहन की कब्र पर पड़ी वो चौंक गया। कब्र की वो मिट्टी जो उसने खुद मोहल्ले वालों के साथ मिलकर डाली थी बिखरी हुई थी। मिट्टी नरम थी और बराबर वाली कब्र से बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई दे रही थी। एजाज ने खुद को समझाया शायद रात की नमी की वजह से मिट्टी कमजोर हो गई होगी, लेकिन अचानक उसकी नजर कब्र के सरहाने पर पड़ी। वहां व्हाइट कलर का एक कपड़ा रखा हुआ था। वो कफन था, वही कफन जिसमें उसने अपनी बहन को दफन किया था। वो उसे गौर से देखने लगा। अचानक उसकी नजर एक स्टैम्प पर पड़ी। ये उसी दुकान की मोहर थी जहां से एजाज ने अपनी बहन के लिए कफन खरीदा था। ये तो वही कफन है। मतलब तो जल्दी कब्र खोदो। कब्र खोदने के बाद वहां लाश मौजूद नहीं थी। अपनी बहन की कब्र खाली देखकर एजाज जोर जोर से चीखने और रोने लगा। शोर सुनकर इर्द गिर्द के लोग भी जमा हो गए। कब्रिस्तान का चौकीदार भी दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। मंजर देखकर उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, ये जरूर उसी ने किया होगा। वाक़े की इत्ला फौरी तौर पर पुलिस को दी गई। पुलिस ने तहकीकात शुरू की। दिन गुजरते गए मगर कोई सुराग हाथ ना आया। अचानक वही कब्रिस्तान का चौकीदार खुद दरिया खाने थाने पहुंचा। वो एक अजीब मंजर काफी अरसे से देख रहा है। पुलिस ने पूछा कैसा मंजर? वो घबरा रहा था। थाने में मौजूद इंस्पेक्टर भट्टी ने कहा यहाँ बैठो आराम से और सब कुछ मुझे तफसील से बताओ। पानी पीने के बाद उसने आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया। सर, मैं तकरीबन 10 साल से कब्रिस्तान की चौकीदारी कर रहा हूँ। मेरी ड्यूटी रात की होती है। मैंने कभी अपनी जिंदगी में इस तरह की कोई भी चीज कब्रिस्तान में नहीं होते हुए देखी, लेकिन पिछले चंद महीनों से मैं अजीब हरकतें महसूस कर रहा हूँ। कभी किसी को फावड़ा लेकर आते जाते देखता हूँ, कभी किसी को कब्र खोदते हुए देखता हूँ, कभी उनके हाथों में बेलचा, कभी हथौड़ा। जब मैं करीब जाता हूँ तो वहाँ कोई नहीं होता। ये कहकर चौकीदार खामोश हो गया। इंस्पेक्टर भट्टी ने कहा घबराओ नहीं, जो देखा है वो बताओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और फिर जो उसने अगली बात बताई वो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। उसने कहा साहब जी, जिस रात सारा की लाश गायब हुई, यानी जिस रात उसे दफनाया गया, उसी रात मैंने उसकी कब्र के पास मौजूद नीम के दरख्त पर 2 आदमियों को देखा। वो दरख्त की टहनी पर बैठे हुए थे। चौकीदार ने बताया साहब, मैंने सीटी बजाकर उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा किया। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं भी डर गया था, लेकिन हिम्मत करके मैं आगे बढ़ा। मेरे पहुंचने से पहले ही वो वहां से फरार हो चुके थे और अगले दिन इसी दरख्त के नीचे नई कब्र से सारा की लाश
गायब थी। साहब मुझे नहीं मालूम वो भूत थे, जिन्नात थे या कोई इंसान थे, मुझे कुछ भी नहीं पता। बस जब लाश गायब हुई तो मैंने सोचा कि सच बता दूं, इसीलिए थाने आ गया। चौकीदार के मुताबिक कब्रिस्तान के नीम के दरख्त पर रात के वक्त एक शख्स बैठा नजर आता है, लेकिन बाद में मालूम हुआ वो एक शख्स नहीं था बल्कि दो भाई थे, और वो आम इंसान नहीं थे बल्कि आदमखोर थे। क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। ये क्या किया आपने? जी ये मैंने नहीं किया जी, भाई ने किया। कौन से भाई ने किया? ये पड़ा है। फरहान और आरिफ दरिया खान गांव में रहने वाले दो अजीब व गरीब आदमी थे, या अगर ये कहा जाए कि वो इंसान की शक्ल में हैवान थे तो गलत नहीं होगा। मोहल्ले में इन दोनों भाइयों का खौफ था, लोग इनके घर के आसपास रहने से भी डरते थे। कई साल पहले उनकी बीवियां भी उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। शायद उनकी किस्मत अच्छी थी, वरना उनके साथ भी वही होता जो सारा परवीन के साथ हुआ और 4 साल के बच्चे के साथ हुआ। चौकीदार ने पुलिस को बताया, साहब फरहान और आरिफ रोज रात गहरी होने के बाद कब्रिस्तान में दाखिल होते हैं। मुझे 100% यकीन है सारा की लाश उन्होंने ही गायब की है। पुलिस ने कहा, अच्छा चलो उनका घर दिखाओ। चौकीदार पुलिस को फरहान और आरिफ के घर ले गया। पुलिस को देखते ही मोहल्ले के लोग भी बाहर निकल आए और अपनी अपनी दास्तान सुनाने लगे। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया, साहब ये दोनों रोज रात को गायब हो जाते हैं और सुबह बोरे भर भर कर कुछ लाते हैं, फिर खुद को घर में बंद कर लेते हैं और अगली रात फिर बाहर निकलते हैं। किसी ने कहा ये काला जादू करते हैं, अपने जिस्मों पर अपनी की हुई गलाजत मलकर बाहर निकलते हैं। हमने उन्हें देखा है, शायद वो ये गलाजत खाते भी हैं। पता चला इसने कॉल मिला, इसने कहा यार ऐसे करके ना यहाँ पे बदबू आ रही है। पुलिस ने फैसला किया कि फौरन रेड की जाए। फरहान और आरिफ के घर का दरवाजा खुलवाने वाला कोई और नहीं बल्कि उन दोनों का सगा बाप था। नहीं बैठे भाई 3-4 दफा ये वकूआ पहले थी चुके हैं, बच्चे सच्चे खादा ने थोड़े बहुत मुर्दा काट के दी में खुदा को नहीं पता लगा। मन तो पता नहीं है मुर्दे काट कर जाऊं और ये वो मिसाल कैंप की थी वंदे दुनिया तो मैं था बात आम वाली कोई नस्ल ही न करे। आरिफ पुरसुकून नींद सो रहा था। पुलिस ने उसे जगाया और पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? वो बोला, कुछ नहीं साहब। पुलिस ने घर की तलाशी शुरू कर दी। पुलिस को शुरू में कुछ खास ना मिला। एक चारपाई थी, कुछ सामान पड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही इंस्पेक्टर भट्टी की नज़र एक बंद कमरे पर पड़ी जिस पर ताला लगा हुआ था, उन्हें शक हुआ। जैसे ही वो कमरे के करीब गए, एक गंदी सी बदबू आने लगी। सांस लेना भी मुश्किल हो गया। इंस्पेक्टर ने फौरन नाक ढांप लिया और आरिफ से कहा, कमरा खोलो। आरिफ पहले राजी नहीं हो रहा था, बहाने बनाने लगा कि चाबी नहीं है साहब, इसमें कुछ नहीं है। आखिरकार पुलिस ने ताला तोड़ दिया। ताला खुलते ही पुलिस अंदर दाखिल हुई और मंजर देखकर चौंक गई। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा पतीला रखा हुआ था जिसमें गोश्त पक रहा था। पतीले के पास एक छुरी, एक कुल्हाड़ी और लकड़ी की एक मोटी फट्टी रखी हुई थी, बिल्कुल वैसी जैसे कसाई के पास रखी होती है। इस लकड़ी की फट्टी पर ताज़ा गोश्त के टुकड़े नजर आ रहे थे। इंस्पेक्टर भट्टी ने आरिफ से पूछा, ये सब क्या है? आरिफ बोला, साहब रात को चिकन बनाया था, थोड़ा सा बच गया है, आप कहें तो आपको भी पेश करूं। इस लम्हे इंस्पेक्टर की नजर जमीन पर पड़ी। वहां चूंटियों का एक रेवड़ था। देखते ही देखते वो चूंटियां एक लाइन में बदल गईं और वो लाइन सीधा एक चारपाई की तरफ जा रही थी। पुलिस उस लाइन के पीछे चलने लगी। चारपाई हटाई गई, नीचे एक बोरी रखी थी। इंस्पेक्टर ने फौरन कहा, बोरी खोलो। जब बोरी खोली गई, अंदर से एक लड़की की लाश निकली। लाश बाहर निकाली गई, चेहरा देखा गया तो वो सारा परवीन की लाश थी। बिल्कुल थानेदार चाबियों के दिन खोला, अंदर सारा खोला नहीं लगा। मैं नजर तले पलंग दे मारे नजर गट्टू से देखा तक पाई। बेड के नीचे पड़ी हुई थी, नीचे पड़े थी लाश। इंस्पेक्टर को सारा की लाश तो मिली, लेकिन उसकी एक टांग गायब थी। इंस्पेक्टर ने जब आरिफ से पूछा कि इसकी टांग कहाँ है तो उसने पतीले की तरफ इशारा किया कि साहब वो तो पक रही है। ये बात कन्फर्म है कि ये इनका और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये इंसानी अज़ाब को यहाँ पे पका के देगचों में वो खुद ही खाते हैं। जो देगची में टुकड़े पड़े हैं, किसके टुकड़े हैं? ये पाँव के हैं। पाँव के हैं? ये किसके पाँव के हैं? जी किसके पाँव के हैं ये? मर्द के हैं। तफ्तीश के दौरान दोनों भाई एक दूसरे पर इल्जाम डालते रहे, लेकिन सख्त पूछताछ की गई तो फिर उन्होंने एतराफ़ किया कि वो सारा की लाश कब्रिस्तान से निकाल कर लाए थे और पतीले में जो पक रहा था वो उसी की लाश की टांग थी। इंस्पेक्टर ने पूछा, बाकी लाश का क्या करते हो? उनका जवाब सुनकर इंस्पेक्टर कांप गया। उन्होंने कहा, साहब अगर आप थोड़ा लेट पहुंचते तो हम उसे भी खा जाते।
पुलिस ने दोनों भाइयों को लॉकअप में डाल दिया। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो इंकशाफात सामने आए वो इंसान के होश उड़ा देने के लिए काफी थे। फरहान और आरिफ ने बताया कि सारा परवीन उनका पहला शिकार नहीं थी। अब जरा सुनिए, फरहान ने पुलिस को बताया कि वो अपने बच्चों को भी खा चुका है। पहले दोनों भाइयों ने अपने बच्चों के टुकड़े किए, पतीले में डालकर उन्हें उबाला और फिर उन्हें खा गया। तू तो डैन से भी ज्यादा है, खतरनाक है, जो अपनी औलाद को भी खा गया। 2-3 कुत्ते भी सर काट के खाए। ये जब बीमारी की वजह से बीमार पड़ गए थे तो फिर बंदे ने मशवरा दिया। अल्लाह का खौफ नहीं आता था तुझे? नहीं। उफ। वो हर बार लाशें बोरियों में डालकर लाते, कुल्हाड़ी से काटते, पतीले में पकाते और खा जाते। उनका कहना था कि उन्हें सबसे ज्यादा इंसानी दिमाग और दिल पसंद था। जब पुलिस ने पूछा कि वो ऐसा क्यों करते हैं तो उनका जवाब और भी खौफनाक था। उन्होंने कहा, अगर हम इंसानी गोश्त ना खाएं तो बीमार पड़ जाते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि बरसों पहले उनके गांव में एक जादूगर रहता था जिसने उन्हें कहा था कि अगर वो इंसान का गोश्त खाएंगे तो उनकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। क्या आपको ये कहानी एप्स्टीन फाइल्स की कहानियां जो आजकल आ रही हैं उससे काफ़ी मिलती जुलती नहीं लगती? ऐसा सिर्फ वहाँ नहीं हुआ बल्कि ये कहानी पाकिस्तान की है, यानी कि ये यहाँ भी हो चुका है। खैर, आगे बढ़ते हैं। नीम के दरख्त पर बैठकर नई कब्रों का इंतज़ार करते ये दो भाई और रात के अंधेरे में लाशें निकालते हैं। वैसे तू मेहरबानी कर, शहर वाला को हवाले कर दे, इन्हें खून माफ कर दे। कसम ना, अच्छा वैसे भाई होई नशा जो है ना, नशा नहीं, उन्हें मार सकते लोग तो ठीक है ना। ये बाहर आए तो छड़े थे लोग जो मार। जब ये खबर बाहर निकली तो दरिया खान में कोहराम मच गया। लोग गुस्से में अपने प्यारों की कब्रें चेक करने लगे। कई कब्रें तो खाली निकली। माओ की, बाप की, बेटों की, बेटियों की, बहनों की, सबकी लाशें गायब। गांव का हजूम दोनों भाइयों को मार डालना चाहता था, लेकिन वो पुलिस कस्टडी में थे। लेकिन अब पुलिस के लिए ये एक नया मसला खड़ा हो गया। सवाल ये था कि इन दोनों के खिलाफ कौन सा मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान के कानून में मुर्दा लाश खाने के जुर्म की वाज़ेह सज़ा मौजूद नहीं थी। जब केस अदालत में पहुंचा तो जज भी हैरान था। लंबी बहस के बाद आखिरकार फैसला सुनाया गया। मैयत की बेहुरमती और गैर इंसानी हरकत के इल्ज़ाम में दोनों भाइयों को सिर्फ 2 साल की कैद सुनाई गई। जी हाँ, सिर्फ 2 साल। ये वो सज़ा थी जो ना आवाम के ज़ख्म भर सकी, ना गुस्से को कम कर सकी। जेल में भी वो ज़्यादा अरसा ठीक से नहीं रहे। इंसानी गोश्त ना मिलने की वजह से वो बीमार पड़ने लगे। अपने सेल में ज़ोर ज़ोर से चीखते और रोते थे। उनकी आवाज़ें जेल का पूरा स्टाफ सुनता था। जैसे ही रिहाई की खबर फैली, दरिया खान की गलियों में एक बार फिर खौफ जाग उठा। शदीद एहतजाज हुए, सड़कें बंद कर दी गईं। हालात इतने बिगड़ गए, पुलिस को खुद इन दोनों भाइयों को सिक्योरिटी देनी पड़ी, इस डर से कि कहीं अवाम उन्हें मार ना डाले। पुलिस की मौजूदगी में भी दोनों भाई मोहल्ले वालों की बेबसी का मजाक उड़ाते, बच्चियों को खाने की धमकियां देते। कुछ अरसे के लिए पुलिस ने उन्हें अंडरग्राउंड रहने का मशवरा दिया, मगर उन महीनों में उन्होंने क्या किया, कौन सी कब्रें खोदी, ये राज आज तक किसी को मालूम नहीं हो सका। उनकी रिहाई के बाद खौफ इस हद तक बढ़ गया कि लोग रोजाना कब्रिस्तान जाकर अपने प्यारों की कब्रें चेक करने लगे। जब कब्रें पहले 40 दिन बाद पक्की की जाती थी, अब फौरन ईंट और सीमेंट लगाकर बंद कर दी जाती। मगर ये खौफ यहीं ख़त्म नहीं हुआ। अप्रैल 2014 की एक रात मोहल्ले में बदबू फैल गई, वही बदबू जो अब मौत की अलामत बन चुकी थी। लोग घरों से बाहर निकल आए। बदबू का पीछा करते करते वो एक बार फिर इसी घर तक पहुंचे, फरहान और आरिफ के घर तक। जैसे ही लोग घर के बाहर जमा हुए, कोई अंदर जाने को तैयार ना था। आखिर एक शख्स ने हिम्मत की, वो अंदर गया, मगर चंद लम्हों बाद वो चीखता हुआ बाहर आ गया। उसकी आवाज़ जैसे गले में दम तोड़ गई थी, वो कुछ बोल नहीं सका। पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची। जैसे ही एहलकार घर के अंदर दाखिल हुए, उनके हाथ पांव फूल गए। बाहर खड़े इंस्पेक्टर भट्टी ने पूछा, अंदर क्या हो रहा है? एक अफसर कांपती हुई आवाज़ में बोला, अंदर एक बड़े पतीले में एक छोटे बच्चे का कटा हुआ सर उबल रहा है। इंस्पेक्टर जब खुद अंदर गया और मंजर देखा, उसका दिल दहल गया। बात बिल्कुल साफ थी, जेल से निकलने के बाद भी उन्होंने आदमखोरी नहीं छोड़ी थी। पुलिस ने दोनों भाइयों को 2014 में दोबारा गिरफ्तार कर लिया। पतीला बतौर सबूत थाना ले जाया गया। इंस्पेक्टर भट्टी ने पूछा, बच्चे का सर तो पतीले में है, बाकी जिस्म कहाँ है? फरहान के बड़े भाई ने जवाब दिया, सर हम उसी रात खाने वाले थे, क्योंकि इंसानी दिमाग का मगज़ हमें बहुत पसंद है, वो हम सब से आखिर में खाते हैं। ये बयान पूरे ज़िले
اور تمام पुलिस अफसरान को हिला देने वाला था। अब पुलिस भी जान चुकी थी कि ये आम जुर्म नहीं है। दोनों भाई दोबारा हिरासत में थे। इस बार इंस्पेक्टर भट्टी उन्हें आसानी से छोड़ने वाला नहीं था, लेकिन फिर एक मसला खड़ा हो गया। आखिरकार फैसला हुआ कि केस इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में ले जाया जाए, क्योंकि दोनों भाइयों ने पूरी कम्युनिटी में खौफ और दहशत फैला रखी थी। एंटी टेररिज्म कोर्ट ने वो फैसला सुनाया जिसका लोग बरसों से इंतजार कर रहे थे। दोनों भाइयों को 12 साल कैद की सजा सुनाई गई। फरहान और आरिफ की क्राइम स्टोरी में दोनों भाई बच्चों और कब्रों से ताज़ा लड़कियों की लाशें निकाल कर खाते रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साउथ कोरिया में भी बड़े लेवल पर इंसानी जिस्मों से जुड़े भयानक जुराइम का नेटवर्क चलता आ रहा है? वो कहानी आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन एक और खौफनाक बात, दोनों आदमखोर भाइयों की 12 साल की कैद मुकम्मल हो चुकी है 2026 में, यानी इसी साल। अब वो किसी भी दिन जेल से बाहर आ सकते हैं, आज़ाद फिजा में। ख्याल रखिएगा अपना और अपने बच्चों का। मिलते हैं नेक्स्ट क्राइम स्टोरी में।